हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 वस्तुओं के समूह बनाना का अगला भाग। पिछले अध्याय में हमने ठोस, द्रव और गैस आदि के बारे में पढ़ा था और ये पढ़ा था कि हम वस्तुओं के समूह क्यों बनाते हैं, उनके आधार किस आधार पर हम वस्तुओं के समूह बनाते हैं। पदार्थों के गुण आज हम पढ़ेंगे। सभी पदार्थों के कुछ विशेष गुण होते हैं। इन्हीं विशेष गुणों से पदार्थों में भिन्नता पाई जाती है। पदार्थ के कुछ गुण निम्नलिखित है। चमक तथा दिखावट, दूसरा कठोरता, तीसरा विलेयता, जिसमें हम पता लगाते हैं कि वस्तुएं विलेय हैं या अविलेय, उत्प्लावकता यानी कि वस्तुएं तैरती हैं या डूब सकती हैं, और पारदर्शिता। पदार्थ को इनके सामान्य गुणों के आधार पर भी समूहों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले हम दिखावट के आधार पर या चमक के आधार पर वस्तुओं को समूह में बांटते हैं। सभी वस्तुएं एक दूसरे से भिन्न दिखाई देती हैं। जैसे लकड़ी तथा लोहा दोनों एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं, उसी प्रकार कोयला तथा सोना एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं, लेकिन लोहा और सोना में कुछ समानताएं हैं। उसी प्रकार लकड़ी और कोयले में भी कुछ समानताएं हैं। लोहा और सोना एक विशेष प्रकार की चमक होती है, लेकिन लकड़ी और कोयले में चमक नहीं होती, ये बहुत डल दिखाई देते हैं। वैसे पदार्थ जिसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, ये धातु कहलाते हैं और इस चमक को हम धात्विक चमक कहते हैं। इसके अलावा जिनमें चमक नहीं होती है वो अधातु कहलाते हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो ये सोना है। सोना एक धातु है, आपने देखा होगा, चमकीली होती है और चमकदार है, जबकि कोयले में चमक नहीं होती। तो कोयला कार्बन का बना है जो एक अधातु है, और सोना एक धातु है। विशेष चमक या धात्विक चमक वाली वस्तुओं का हम समूह बना सकते हैं। लोहा, सोना, एल्यूमिनियम, तांबा, सोना, चांदी आदि एक विशेष चमक होती है, क्योंकि इनमें चमक होती है, धात्विक चमक होती है, अतः ये धातुएं हैं। तो एक समूह हो गया धातुओं का। दूसरे में वो वस्तुएं जिनमें चमक नहीं होती है, हम उन्हें रख सकते हैं। तो कुछ धातु वातावरण के प्रभाव के कारण अपनी चमक खो देते हैं, परंतु इस प्रभाव केवल उन वस्तुओं की ऊपरी परत पर पड़ता है। इस धातु को काटने पर उसके कटे हुए सिरे पर चमक को देखा जा सकता है, या उन धातुओं को जिन्हें हम किसी चीज से खुरच कर रगड़ कर वापस उनकी चमक को वापस ला सकते हैं। जैसे आप उदाहरण देख सकते हैं, यहाँ हमने एक लोहे की वस्तु ली है जिसकी चमक बहुत फीकी पड़ गई है और अब दिखाई नहीं दे रही। इसे रगड़ने के बाद, अच्छी तरह घिसने के बाद सब ओर से आप देख रहे हैं इसकी चमक वापस लौट आई है। कठोरता, कुछ वस्तुएं कठोर होती हैं जबकि कुछ वस्तुएं मुलायम होती हैं। तो कठोरता के आधार पर हम दो भागों में वस्तुओं को बांट सकते हैं, कठोर और मुलायम वस्तुएं या कोमल वस्तुएं। कठोर और कोमल वस्तुएं। तो कठोर वस्तुओं को आसानी से खरोंचा नहीं जा सकता, उन्हें आसानी से दबाया नहीं जा सकता, जबकि मुलायम और कठोर वस्तुओं को आसानी से खरोंचा जा सकता है और उन्हें अपेक्षाकृत आसानी से दबाया भी जा सकता है। दूसरे शब्दों में, वे वस्तुएं जिन्हें आसानी से खरोंचा नहीं जा सकता तथा संपीड़ित नहीं कर सकते, आप उन्हें सिकोड़ नहीं सकते, उन्हें हम कहते हैं कठोर वस्तुएं। जैसे कि लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, पत्थर आदि कठोर वस्तुएं। जिन्हें आसानी से खरोंचा जा सकता है तथा अपेक्षाकृत आसानी से दबाया जा सकता है, संपीड़ित किया जा सकता है, उन्हें हम मुलायम या कोमल वस्तुएं कहते हैं। जैसे मोमबत्ती, चौक, कागज, मिट्टी, लकड़ी, इन्हें आसानी से खरोंच सकते हैं आप किसी वस्तु के साथ, और साथ ही साथ आप इन्हें कुछ संपीड़ित भी कर सकते हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं मुलायम वस्तुएं। अब हम वस्तुओं को दो अलग भागों में बांट सकते हैं, विलेय और अविलेय। दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं। कुछ वस्तुएं जल में मिलाने पर विलीन हो जाती हैं, घुल जाती हैं। तो वो वस्तुएं जो जल में घुल जाती हैं उन्हें विलेय वस्तुएं कहते हैं, और वे वस्तुएं जो जल में मिलाने पर घुलती नहीं हैं, जो जल में घुलती नहीं हैं, उन्हें अविलेय वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि जब जल में चीनी को डालकर मिलाया जाता है तो पानी चीनी में विलेय हो जाता है। उसी तरह जब नमक को जल में डालकर मिलाया जाता है तो नमक जल में विलीन हो जाता है।
अतः कहा जाता है कि चीनी और नमक जल में विलय हैं। जब बालू मतलब रेत है ना, तो जब बालू रेत को जल में डालकर मिलाया जाता है तो बालू जल में घुलता नहीं है। जब चाक को जल में डालकर मिलाया जाता है तो चाक भी जल में विलीन नहीं होता। अतः बालू और चाक जल में अविलेय है। चित्र की सहायता से भी हम इन्हें समझ सकते हैं। जल में विलेय वस्तुएं, तो आप देख रहे हैं चीनी, नमक, नींबू का रस, सिरका, ऑक्सीजन जल में विलेय है। और जल में अविलेय वस्तु जैसे कि बालू, चौक, मिट्टी, चाक पाउडर और लकड़ी का बुरादा या तेल आदि। आप चित्र में देख सकते हैं पानी में नमक या चीनी डालने पर वो घुलकर गायब हो जाता है। तो नमक या चीनी पानी में विलेय हैं, यानी कि पानी में घुल जाते हैं। जबकि अगर आप रेत या मिट्टी को पानी में डालते हैं तो आप देखते हैं कि वो नीचे बैठ जाते हैं, घुलते नहीं है उसमें। इसी प्रकार से यदि आप तेल को पानी में डालते हैं तो वह पानी के ऊपर तैरता रहता है जल के, जबकि जल में घुलता नहीं है। तो तेल और रेत या बालू जल में अविलेय है, जबकि नमक और चीनी जल में विलेय है। तो विलेय वो जो घुल जाते हैं और अविलेय वो जो घुलते नहीं हैं। ऑक्सीजन भी जल में विलेय होता है। जल में रहने वाले जंतु जैसे मछली जल में घुले हुए ऑक्सीजन को श्वास के रूप में लेती है। तो आपको आश्चर्य होता होगा कि पानी के जीव कैसे सांस लेते हैं, तो वे पानी में घुली हुई, जल में घुली हुई ऑक्सीजन को श्वास लेते हैं। ऑक्सीजन के से जल में घुली हुई ऑक्सीजन के श्वास के रूप में लेते हैं। यदि जल में ऑक्सीजन नहीं होगी तो मछलियां जल में जीवित नहीं रह सकती। मछलियों में एक विशेष प्रकार का अंग होता है जिसे हम क्लोम या गिल कहते हैं। इसकी सहायता से ही मछलियां पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को जल से प्राप्त करके श्वास लेती हैं। वस्तुएं, अब दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं जो जल में तैरती हैं और जो जल में डूब सकती हैं। इसको उत्प्लावकता कहते हैं, तैरने का गुण। कुछ पदार्थों को जल में डालने पर वो जल में तैरने लगते हैं, जबकि कुछ पदार्थ जल में डूब जाते हैं। तो पदार्थों का जल में डूबना या तैरने का गुण उत्प्लावकता कहलाता है। तो उत्प्लावकता क्या है? पदार्थों का जल में डूबना या तैरने का गुण उत्प्लावकता कहलाता है। अतः वस्तुओं के जल में तैरने या डूबने के आधार पर उन्हें समूह में बांटा जा सकता है। जल में डूब जाने वाली वस्तुएं कौन सी हैं? पत्थर, लोहा, चांदी, तांबा, ये जल में डूब जाते हैं, अतः इन्हें एक समूह में रखा जा सकता है। और जल में तैरने वाली वस्तुएं लकड़ी, कागज, रबड़, प्लास्टिक, थर्मोकोल आदि जल में नहीं डूबती हैं, तो इन्हें अलग समूह में रखा जा सकता है। आप चित्र में देखिए तो रबड़, प्लास्टिक और पत्ता जल में तैर रहा है, जबकि चाबी, सिक्के जल में डूब गए हैं। अब हम पारदर्शिता के आधार पर भी वस्तुओं को बांट सकते हैं। पारदर्शिता के आधार पर वस्तुओं को 3 समूहों में बांटा जा सकता है: पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। इसे बड़ी ध्यान से समझिए। 3 तरह की वस्तुएं होती हैं। पारदर्शी जिनके आर पार देखा जा सकता है। वे वस्तुएं जिनके आर पार देखा जा सकता है पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कांच, जैसे वायु, इनके आर पार हम देख सकते हैं, तो ये पारदर्शी वस्तुएं। अपारदर्शी वस्तुएं वे वस्तुएं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता, अपारदर्शी वस्तुएं कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, ईंट, लोहे की शीट, पत्थर आदि। पारभासी वस्तुएं वे वस्तुएं जिनके आर पार स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, यानी कि वे वस्तुएं जिनके आर पार दिखाई तो देता है पर स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, इन्हें हम पारभासी वस्तु कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, बटर पेपर, धुंधला कांच आदि। तेल लगे हुए कागज या बटर पेपर आदि से देखने पर उनके दूसरी तरफ की वस्तुओं का केवल आभास होता है, लेकिन वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। खिड़कियों में ऐसे कांच लगाए जाते हैं जिनके दूसरी ओर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है। ऐसे कांच को टिंट ग्लास कहते हैं। खिड़कियों में टिंट ग्लास इसलिए लगाए जाते हैं ताकि रोशनी तो अंदर आ जाए पर आर पार दिखाई ना दे। आप यहां देख सकते हैं उदाहरण के रूप में, तो यहां 2 तरह की वस्तुएं आपको दिखाई दे रही हैं। एक है ये पारदर्शी वस्तु। यहां इस चित्र में 3 पारदर्शी वस्तुएं आपको दिखाई दे रही हैं। पहली जल जो पारदर्शी है, जिसके आर पार दिख रहा है। दूसरा कांच जिसके आर पार दिखाई दे रहा है। और तीसरी एक और वस्तु यहां है जो आपको दिखाई दे रही है। क्या आप जानते हैं वो क्या है? नहीं, वायु।
वायु भी इस ग्लास के ऊपरी हिस्से में है और आपको उसके आर पार दिखाई दे रहा है। यहां बाहर भी वायु है आसपास, आपको उसके आर पार दिखाई दे रहा है। तो वायु भी एक पारदर्शी वस्तु है। तो यहां 3 पारदर्शी वस्तुएं आप देख रहे हैं, जल, कांच और वायु। अब इस चित्र में जरा देखकर समझने की कोशिश करते हैं। यहां हमारे पास 3 पारदर्शी वस्तुएं हैं। यहां हमारे पास एक पारदर्शी वस्तु देख रहे हैं आप, जिसमें अंदर रखा हुआ खिलौना आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि जल और कांच दोनों पारदर्शी हैं। जबकि इस दूसरे गिलास में देखिए, यहां रखा हुआ वही खिलौना इसके अंदर भी रखा है, लेकिन आपको हल्का सा आभास हो रहा है, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। यह गिलास पारभासी है। और यहां देखिए, जो लकड़ी के दरवाजे के आर पार दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये एक अपारदर्शी वस्तु है। तो हम यहां देख रहे हैं, ये पारदर्शी वस्तु है, ये एक पारभासी वस्तु है और यह अपारदर्शी वस्तु है। तो इस तरह हम वस्तुओं को समूहों में बांट सकते हैं। इसके साथ ही ये लेसन खत्म होता है। अगले लेसन के साथ जल्दी ही नई वीडियो में होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।